में जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपको सबसे पहले बता देते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। आप इस नंबर पर अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। अगर कोई भी सवाल रह जाता है, छूट जाता है, तो अगले दिन इसी वक्त सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट से आपका परिचय करवा ले जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ नवनीत दमानी जी हैं जो मोतीलाल ओसवाल से हैं और चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और बजट से बुलियन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए आगे हमारे साथ पीएन ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल साहब भी होंगे और मसालों की चाल पर बात करने के लिए पूनम चंद गुप्ता होंगे जो मसाला ट्रेडर है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की, जहां गोल्ड में आज धीरे अच्छी खरीदारी दिख रही है, करीब करीब 300 रुपए की मजबूती है। नवनीत जी, क्या लग रहा है, इक्विटी मार्केट में बिकवाली से फायदा यहां मिल रहा है, ये फायदा कब तक मिलने की उम्मीद आपको लग रही है? कम देखने मिल रहा है और मुझे लगता है मार्केट ये दिन बहुत दिनों से एंटिसिपेट कर रहा था कि इक्विटी में थोड़ी सी नरमी आए और लोगों का ध्यान फिर से गोल्ड और सिल्वर की तरह आकर्षित हो। तो फाइनली कमोडिटी मार्केट बुल्स की थोड़ी सी सुनवाई हो रही है। देखा जाए तो रुपी में थोड़ी सी नरमी का माहौल छाया हुआ है और इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और साथ ही साथ अगले 2-3 दिनों में जो फेड की बैठक है उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव बायस गोल्ड में देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से जब तक $1810 के ऊपर गोल्ड है इंटरनेशनल टर्म्स पे कोई डरने वाली बात नहीं है और यहाँ से 1890-1910 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल्स की बात करें तो फिलहाल करीब 48,500 के आसपास भाव चल रहा है। 100-150 रुपए की भी नरमी आए प्राइसेस में तो फिर से बाई करने लायक लेवल्स हो जाएंगे। आपको 49,100 49,500 तक के स्तर बहुत ही जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी 49,000 49,500 के लेवल आपको जल्दी दिख सकते हैं, ऐसा गोल्ड पर नवनीत जी मानते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या एसेट्स में अब रीजिंग होगा और इक्विटी का पैसा बुलियन मार्केट की तरफ आएगा? सचिन, आप क्या मानते हैं? एक तरफ क्रिप्टो भी गिर रहा है, दूसरी तरफ इक्विटी में भी बिकवाली है, क्या गोल्ड अच्छी तेजी दिखा सकता है? आप क्या मानते हैं सचिन? सचिन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपको गोल्ड में यहां से अच्छी तेजी दिख रही है क्या? चलिए सचिन जी के पास वापस जाएंगे, शायद लाइन में कुछ दिक्कत है। नवनीत जी, एक सवाल आपसे और गोल्ड और सिल्वर से ही जुड़ा हुआ। क्रिप्टो में जिस तरह की बिकवाली दिखी है, करीब बिटकॉइन में तो महीने भर में 35% तक दाम कम हो चुके हैं। क्या इसका फायदा आपको लग रहा है कि मिलने वाला है? वो पैसा इधर शिफ्ट होगा क्या? जी डेफिनेटली, अगर देखा जाए तो 2021 में बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक था कि बहुत सारा पैसा गोल्ड सिल्वर से क्रिप्टो की तरफ मूव आउट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, बट लोगों की ये धारणा जरूर थी। बट अब हमने देखा कि 55,000 से क्रैक्ट होते हुए बिटकॉइन लगभग 35,000 के आसपास आ गया है। एंड लास्ट कुछ दिनों में बहुत बड़ी गिरावट मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी में देखने, बिटकॉइन की बात करें या एथेरियम की बात करें, डॉजकॉइन की बात करें, सब में अच्छी गिरावट देखने मिली है। तो मेरा मानना यह है कि इक्विटी में नरमी, सेंट्रल बैंक्स की बैठक, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और साथ साथ में हायर एनर्जी कॉस्ट जिसके चलते बिटकॉइन की प्राइसेस में नरमी जो देखने मिल रही है उसका एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल गेन गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को देखने मिल सकता है। और ये शॉर्ट टर्म की अवधि में तो तेजी दिखाई रहे, मीडियम टर्म की अवधि से भी मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा बुलिश हो रहा है और अगले 6 महीने और 12 महीने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पूरा रुझान पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हल्की तेजी के साथ आज कारोबार हो रहा है और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबली इमर्ज वापस से हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव है, यूक्रेन की एम्बेसी से यूएस ने अपने सारे स्टाफ्स को वापस बुला लिया है या आदेश दिया है कि वो वापस चले आएं। इस ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल को और फायदा होगा और अगले हफ्ते तक या इस हफ्ते आपको लग रहा है कि $90-95 तक भी ब्रेंट जा सकता है? जी पिछले हफ्ते अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा नरमी का माहौल था क्रूड ऑयल प्राइसेस में और इस हफ्ते के शुरुआत से ही और अगर हम देखा जाए तो फ्राइडे के सेकंड हाफ से ही डायरेक्शन जो है थोड़ा सा वापस पॉजिटिव हो गया है। एंड जैसे आप प्राइमरीली बता रहे, यूक्रेन रशिया रिलेटेड जो कंसर्न्स है उसके चलते ये क्राइसिस या ये जो रिस्क प्रीमियम हम बढ़ते हुए देख रहे हैं वो हो रहा है।
रशिया, लेट मी रिमाइंड यू कि ओपेक नेशंस और उसके बाद में यूएस के बाद में थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, और यूक्रेन से बहुत बड़ी पाइपलाइन जाती है नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की भी। तो जहां पे भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा तो गोल्ड और क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के प्राइसेस में बहुत अच्छी गेन्स देखने मिल सकती है। रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी बिल्ट इन होने लग गया है, 90 से लेके 92 तक के स्तर बिफोर एनी इवेंट आपको देखने मिल सकते हैं। तो ध्यान अभी भी तेजी का है। 6500 से लेके 6700 तक के स्तर मैं डोमेस्टिक लेवल्स पे क्रूड में देखने की उम्मीद रखता हूँ। ओके, 6500 से 6700 तक आपको नियर टर्म में ही डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड जा सकता है, ऐसा नवनीत जी मानते हैं। चलिए, एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। महेश है हैदराबाद से, सोने और चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रेगुलर ये अपने सवाल भेजते रहते हैं, गोल्ड और सिल्वर में इनका काफी इंटरेस्ट है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से बुलिश है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कल के ट्रेडिंग में आपको सेशन में ट्रेड करने मिल जाएगा, बट वेडनेसडे को डोमेस्टिक मार्केट बंद है जहां पर फेड के नतीजे आने हैं। तो थर्सडे का जो सेशन रहेगा उसमें गैप अप या गैप डाउन दोनों में से कुछ भी एक आपको बड़ा इवेंट देखने मिल सकता है। तो अगर आप 3-4 दिन के लिए ट्रेड देख रहे हैं तो बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। डिप पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। आप गोल्ड 48,400 पे बाय करिए, 48,200 का स्टॉप लगाइए एंड 48,700 900 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप तेजी का ही नजरिया रखें। हालांकि कॉशियस ट्रेड आपको लेना है क्योंकि फेड की बैठक है, तो हो सकता है कि दोनों तरफ की चाल दिख सके, लेकिन पॉजिटिव होने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। और नवनीत जी ने जो सलाह दी है उसमें आपको करना है कि 48,400 रुपए के लेवल पे आपको खरीदे, 48,250 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा और 48,700 का टारगेट रखें। वहीं चांदी की इनकी बिकवाली की सलाह है 64,750 रुपए पे। स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है 65,100 का और 63,900 का। सर, चांदी पर कुछ और ऐड करना चाहेंगे नवनीत जी? चांदी तो मेरे हिसाब से गोल्ड से भी ज्यादा बुलिश लग रही है, और चांदी में लास्ट कुछ दिनों में जो मेटल्स कॉम्प्लेक्स में तेजी आई है उसका इम्पैक्ट अब चांदी में फिलहाल देखने मिल रहा है। बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है चांदी में, बिकॉज मेटल कॉम्प्लेक्स में आज सुबह से थोड़ी सी नरमी का रुख है, तो उसके चलते थोड़ा सा अगर प्रेशर में आए चांदी तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। आप 64,400 के आसपास ये रेंज में चांदी बाय करिए। 65,500 का टारगेट हो सकता है एंड 63,600 के नीचे का टारगेट। ओके, तो ये भी हुआ है। लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म चांदी में बुलिश भी हुआ है। इंट्राडे के लिए इन्होंने सिर्फ सेल कॉल दिया है, तो ये ध्यान रखिए, लेवल्स ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। चलिए, कुछ और सवाल ले लेते हैं। राजस्थान से सवाल इन्होंने भेजा है, कॉटन और मस्टर्ड में जानना चाह रहे हैं। हाजिर के ट्रेडर हैं। सचिन, मस्टर्ड और कॉटन में क्या राय देंगे? हालांकि मस्टर्ड में तो वायदा में अब ट्रेडिंग बंद है, लेकिन कॉटन में क्या सलाह देंगे? कॉटन में आज तेजी है 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद। क्या ये तेजी आपको लग रही टिकेगी? जी विश्वमोहन जी, बिल्कुल जिस तरीके से एक रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, हमें लगता है कि ये तेजी जो है एक थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है अपसाइड में। 36,150 160 के आसपास के लेवल्स हैं जहां पर अभी जो है लास्ट कवर होता हुआ नजर आ रहा है, और हमें लगता है कि डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट जो है वो 35,700 के आसपास में यहाँ पर इंटैक्ट है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि पुल बैक जो है वो यहाँ पर कॉटन में वापस देखने को मिलना चाहिए, और अपसाइड के जो लेवल्स हैं वो एक लिमिटेड अपसाइड मोमेंटम जो है टिल द लेवल ऑफ 36,800 और 37,000 तक के लिए जो है वो कॉटन वापस से लेवल टेस्ट कर सकता है। डाउन साइड में 35,700 एंड 750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। ओके, तो ये भी हुआ कॉटन को लेकर। चलिए, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर निकेल में आज काफी गिरावट दिख रही है। हालांकि पिछले हफ्ते काफी तेजी भी दिखी थी, 15 साल की ऊंचाई पर एमसीएक्स पर भाव जाते हुए दिखे थे। नवनीत जी, आप क्या लग रहा है, निकेल में जो मुनाफा वसूली आई है, क्या अब खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है यहाँ पे इस गिरावट पर? जी, निकल में पिछले हफ्ते करीब 11.5% की तेजी आई है, और अगर हम लास्ट 20 दिन की बात करें तो लगभग 15% की तेजी आई है। फिलहाल फंडामेंटल्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना प्राइस गेन्स हमको पिछले हफ्ते देखने मिला। तो काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट हुई है और काफी सारे ऐसे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से प्राइसेस में बहुत ज्यादा रैली नहीं आनी चाहिए थी। बट नेवरदलेस आयरन और प्राइसेस थोड़े से दबाव में लास्ट फ्राइडे के सेशन में और आज में भी।
और इक्विटीज में रिस्की एसेट में सब जगह थोड़ा सेल ऑफ देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन का माहौल वापस सेट इन हो रहा है। आज लगभग 4% डाउन है निकल, और अभी मुझे लगता है कि 2 से 3% का करेक्शन और आ सकता है प्राइस में बिफोर एनी रिवर्सल। तो एक बार सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी, जब तेजी पे ऊपर की तरफ आप बेचने का मौका लेंगे, इनको लग रहा है नवनीत जी को कि वो तेजी बहुत फंडामेंटल के मुताबिक नहीं थी जिस तरह की तेजी दिखी थी, तो इस वजह से सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी आप अपनाएं। सचिन, आप क्या मानते हैं, निकल में क्या सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल सर, सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी यहाँ पर हम भी रिकमेंड करेंगे, बिकॉज अगर हम फैब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10% के गेन जो है हमने पिछले वीक में देखे हैं, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक दबाव जो है वो क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फैब कॉन्ट्रैक्ट जो है करीब 2.5% की डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है। हमें लगता है कि सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी के साथ में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ही इनिशिएट करनी चाहिए। ऑल्दो हमने जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करने की सलाह दी थी वो करीब 1760 के आसपास से दी थी फैब कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें लेवल्स थोड़े से यहाँ पर रिवाइज करना चाहेंगे। हमें लगता है 1753 1755 के लेवल भी जो है वो बेस्ट है सेल पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। तो 1755-53 के आसपास अगर पोजीशन मिलते हैं तो वहां से एक शॉर्ट इनिशिएट करिए। ऊपर में 1762 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा, और डाउन साइड टारगेट हमें यहाँ पे लगता है कि एक बार 1740 1735 रुपए तक के टारगेट जो है वो निकल में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये व्यू है निकल को लेकर। चलिए, गोल्ड पर आपका व्यू सचिन जी क्या है? 48,400 के ऊपर है, आपको क्या लग रहा है जिस तरह का माहौल बन रहा है, इक्विटी में बिकवाली है, करेंसी को लेकर दिक्कतें आ रही है, क्रिप्टो में बिकवाली हो रही है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, इस बीच क्या गोल्ड फायदा फिर से उठाएगा? और आपको भी लगता है कि 49,500 तक गोल्ड जा सकता है? जी बिल्कुल सर, जिस तरीके के सेंटीमेंट एट प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ में फैड का भी जो है मीटिंग है, काफी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष वहां पर निकल कर आ सकते हैं। प्लस जैसे कि आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी वापस एक अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं रिस्कियर एसेट से लोगों का रुझान सेफ हेवन के साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एज अगर हम सेफ हेवन यहाँ पर देखें गोल्ड को, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है, और हमें लगता है कि करीब 48,400 के बेस्ट लेवल रहेंगे यहाँ पे बाय इनिशिएट करने के लिए। 48,200 का एक स्टॉप लॉस इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से रख सकते हैं। आज इंट्राडे के लिए अगर हम टारगेट की बात करें तो करीब 48,800 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। प्लस अगर जैसे कि आपने बताया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमें लगता है एक बार बायस जो है वो पॉजिटिव ही रहने चाहिए गोल्ड के, और 49,000 49,200 तक के ओवरऑल लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये भी है गोल्ड को लेकर। और सिल्वर को लेकर सचिन, आपका व्यू? पे भी सर हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का है। हमें लगता है इवन करंट मार्केट प्राइस से भी सिल्वर में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर 64,250 का लेना रहेगा। हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 65,300 65,500 तक के टारगेट यहाँ पर देखेंगे। ओके ओके, तो ये भी है। चलिए बात कर लेते हैं जिंक की। नवनीत जी, जिंक में क्या सलाह देंगे? जिंक खरीदे या बेचे? 296 के आसपास ताजा भाव है, इस ताजे भाव पर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जैसे मैंने बताया कि निकल में आज थोड़ी सी मंदी का रुख देखने मिल रहा है, कॉपर में मंदी का रुख देखने मिल रहा है, साथ ही साथ जिंक प्राइसेस भी बहुत सब्सटेंशियल गेज दिखा चुके थे और $3650 के आसपास चले गए थे इंटरनेशनल। मेरे हिसाब से थोड़े से ओवर हीटेड है और करेक्शन की मांग है इसमें भी। $50 से $60 का फॉल देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है 2.5 से 3 रुपए के नियरली जिंक प्राइसेस में डोमेस्टिक लेवल्स पे भी देखने मिल सकती है, तो सेल करके चलना चाहिए। 3 रुपए का डाउन साइड यहाँ से देखने मिल सकता है। ओके ओके, तो ये व्यू है, जिंक बेचने की सलाह है। निकल वाला ही व्यू यहाँ पर जिंक को लेकर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में स्पाइसेस में काफ़ी एक्शन है। जीरे में जहां 3% की तेजी है, वहीं 5% से ज़्यादा हल्दी का वायदा टूट चुका है। हल्दी और जीरे पर आपका आउटलुक क्या है सचिन? क्या करना चाहिए इन दोनों ही काउंटर में? जी सबसे पहले जीरे की बात करें सर, तो देखिए फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रोडक्शन कम होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि जीरा जो है वो अभी और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। करीब 18,800 के आसपास में अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी, और डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जो है वो 18,600 का रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 19,200 19,300 रुपए तक के टारगेट जो है वो जीरा में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यानी जीरा खरीदने की सलाह है 19,200 के टारगेट के लिए 18,600 का। चलिए अब बात कर लेते हैं
प्री बजट एक्सपेक्टेशंस की। हम अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहे हैं बजट से ठीक पहले, उनकी क्या डिमांड है, उन्हें क्या चाहिए अपने सेक्टर के लिए, ताकि पूरी इंडस्ट्री का एक टर्न अराउंड हो सके। हमारे साथ सौरभ गाडगिल साहब है, पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों ने बुलियन इंडस्ट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए बजट से क्या उम्मीदें लगा रखी है और किस तरह, क्या डिमांड आप लोगों ने वित्त मंत्री के पास भेजा है आप लोगों ने? नमस्कार। जैसे आपने कहा कि बजट का समय है और हमने 4-5 बड़ी मांगे इस बार वापस सरकार के सामने रखी है। इसमें सबसे बड़ी मांग है इंपोर्ट ड्यूटी, जो गोल्ड के ऊपर आज बहुत ज्यादा है। हमने उसको 6% पे लाने के लिए सरकार से दरख्वास्त की है। पिछले साल भी दरख्वास्त की थी, क्योंकि ड्यूटी इतने ज्यादा होने के कारण स्मगलिंग बढ़ रहा है, गोल्ड अलग अलग चैनल से इंडिया में आ रहा है, और एक हम जो बोल रहे हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ड्यूटी घटनी चाहिए, जिससे मार्केट में और ऑफिशियल इंपोर्ट बढ़ेगा और सरकार को ज्यादा उससे रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरी हमारी मांग है जीएसटी, जो आज गोल्ड के ऊपर 3% है, वो 2% वापस होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बुलियन इंडस्ट्री के जो बिलिंग अमाउंट है बहुत बड़ी होती है और 3% कस्टमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए बहुत हैवी हो रहा है। तो ये एक दूसरी हमारी मांग है। और तीसरी जो है वो जो गिफ्ट सिटी गुजरात में जो बन रहा है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो उसका भी लॉन्च है फरवरी में। तो उसके जो उसकी रेगुलेशंस है, उसकी वर्किंग कंडीशंस है, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ऑफर करने वाला है, इसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी स्टेप है। जो इंडिया जो हमेशा प्राइस टेकर था, सबसे बड़ा बुलियन कंज्यूमर होने के बावजूद भी, तो एक बुलियन एक्सचेंज के बाद इंडिया एक प्राइस मेकर बन जाएगा। इसमें प्राइस में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और इंडियन ज्वेलर्स डायरेक्टली फॉरेन बायर से सोना खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ी स्टेप है जो मोदी सरकार ने उठाई है। तो इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी और इसकी वर्किंग के ऊपर क्लैरिटी ये बजट में हमको एक्सपेक्टेड है। और बाकी चलते वक्त ऐसा लग रहा है कि ये अभी इलेक्शन है 5-6 स्टेट्स में, तो ये बजट एक अच्छा बजट रहेगा। कॉमन मैन को इसमें कुछ लेवल पे सुविधाएं मिल सकती है। और मुझे लग रहा है कि एक कंजम्पशन के लिए थोड़ा इससे बूस्टिंग हो सकता है। और जो कोविड के बाद जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, छोटे व्यापारी लोग जो बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी या इस बजट में मदद हो सकती है। तो अगर ये हो गया तो एक वापस एक अच्छा कारोबार निकलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। और जो सपना है अपने सरकार का कि इंडिया शुड बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसकी तरफ हम लोग एक कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है और हमें लग रहा है कि इस बार सरकार एक अच्छा बजट प्रेजेंट करेगी। ओके, यानी इनकी उम्मीदें साफ इन्होंने कह दिया है कि जीएसटी पे राहत दी जाए। जो 3% की जीएसटी लगती है गोल्ड पे, जो 7.5% का इंपोर्ट ड्यूटी है, उसमें कटौती की मांग है। साथ ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो यहाँ पर गुजरात के में गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में शुरू है, उसमें और क्लैरिटी की मांग है। और उसको लेकर काफ़ी ये लोग उत्साहित भी हैं। इनको लग रहा है कि उससे डोमेस्टिक मार्केट में एक प्राइस डिस्कवरी होगी, इंडिया एक प्राइस गिवर के तौर पे साबित होगा। साथ ही ज्वेलर्स को फ़ायदा ये हो गया कि वो फॉरेन जितने भी प्लेयर्स होंगे उनसे सीधे एक्सचेंज के जरिए गोल्ड खरीद पाएंगे, बुलियन खरीद पाएंगे। तो एक अच्छी पहल है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के लिए। सर, अगर बुलियन का मार्केट बेहतर होगा, आपको क्या लग रहा है ये 2022 किस तरह का रहने वाला? आपको लग रहा है कि एक बार फिर से अच्छा साल साबित होगा बुलियन मार्केट? हाँ, लग रहा है हमें कि इस साल वापस अच्छा जाएगा, क्योंकि एक इकोनॉमी में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। लोगों में सेविंग जो ओरिएंटेशन है वो बढ़ रहा है, और बुलियन में खासकर लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है वो अच्छी तरह से दिख रही है। शादियां भी इस साल बहुत है। ऐसा बोल रहे हैं कि ये साल में लगभग 4 से 5 लाख शादियां प्लान्ड है। तो एक अच्छी डिमांड आगे दिख रही है। और जो कोविड के बाद जो एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ लोगों में
कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड या कुछ सेविंग होना चाहिए, तो उससे सबसे ज्यादा अभी फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो रहा है। और स्टॉक मार्केट में जो अभी फिलहाल बिकवाली जो दिख रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड पे आने वाला है। गोल्ड में मेरे हिसाब से और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और हर लेवल पे बुलियन हो या ज्वेलरी हो, ये साल अच्छा जाएगा। और ये साल में मेरे हिसाब से पिछले साल से बेहतर इस साल में हर ज्वेलर को इस बार बिजनेस दिखेगा। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी पॉजिटिव है, और इंपोर्ट ड्यूटी अगर थोड़ी घट जाती है तो इससे एक और बड़ी बूस्ट मिलेगी बुलियन कंजम्पशन के लिए इंडिया में। ओके, यानी इंपोर्ट ड्यूटी घट जाए और साथ ही जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, माहौल बन रहा है बुलियन मार्केट के लिए, लग रहा है कि 2022 में बेहतर तेजी और अच्छी तेजी दिखाएगा और पूरा मार्केट कारोबार के लिहाज से भी बेहतर रहेगा। शुक्रिया गाडगिल साहब, आपने वक्त निकाला और बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस पर राय रखी। बजट के बाद वापस आपसे 2 फरवरी की बात करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अब पूनम चंद गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, जो मसाला ट्रेडर हैं और साथ ही NCDX के टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मसालों में काफ़ी एक्शन है, खास करके जीरा, अगर जीरे की अगर बात करें तो 3% तक की तेज़ी दिख रही है, वहीं हल्दी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है मसालों में क्या करना चाहिए, किस तरह का आउटलुक आपको ग्राउंड पर दिख रहा है, और अगर किसी के पास पोजीशन है हल्दी या जीरे में तो उनको क्या करना चाहिए फिलहाल? नमस्कार। तो अभी ये हल्दी का इस महीने में एकदम जो 1500 रुपये बाजार बढ़ गया था, उससे कुछ डिमांड कम हुई है। इधर एक्सपोर्ट की डिमांड भी कुछ कम हुई है, और सबसे ज्यादा अभी निजामाबाद में आज करीबन 2500 बोरी नया माल शुरू हो गया है। सब लोगों को टीम में ये जो 2500 बोरी नया माल शुरू होने से एक मतलब सेंटीमेंट चेंज हो गया है कि भाई बाजार नया माल शुरू होने से इसमें बाजार काफी टूट सकता है। इसलिए आज विशेषकर 500 से 600 रुपए की मंदी है। इधर दूसरे एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी कम है, उसको देखते हुए डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम चल रही है। नॉर्थ इंडिया में भी पूरी सर्दी बहुत ज्यादा करने से नॉर्थ इंडिया की डिमांड भी काफी कम है। अभी दिखता है जो पोजीशन है उसको रखना ही ठीक है, काटना तो नहीं चाहिए, परंतु इसमें वापस 8-10 रोज के बाद बाजार इसमें वापस पिकअप ले सकते हैं इसमें। हाँ जी। ओके ओके सर, जीरे में लेकिन बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। जीरे क्या लग रहे हैं, एक्सपोर्ट वगैरह के क्या नंबर है, स्टॉक की क्या स्थिति है, और हाल में जो अभी बारिश हुई क्या इससे फसलों को नुकसान हुआ है कि जीरे की फसल को? हाँ, जीरे की मतलब जो हाल की बारिश से काफी नुकसान हुआ है, और डिमांड चारों तरफ की बहुत अच्छी है। जीरे में जो ये दिखता है कि इसमें अच्छी तेजी बन सकती है, और इसमें 4 से 5% की तेजी आने की आशा दिख रही है इसमें। ओके, 4 से 5% तक की तेजी आ सकती है, और हल्दी में भी निचले लेवल से रिकवरी की उम्मीद है। शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और मसालों का आउटलुक दर्शकों को समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से अब सचिन जी और नवनीत जी से बात कर लेते हैं। सचिन, अब ग्वार पर आपका क्या व्यू है? ग्वार में भी आज कमजोरी दिख रही है, क्या ये जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ा है, क्या उसका असर यहाँ पर पास ऑन हो रहा है ग्वार पर भी? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल टेंशन जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली यहाँ पर प्राइसेस का हमने देखा है। अभी लास्ट 2 डेज के लो लाइक अगर हम बात करें 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है। बट अगेन जिस तरीके के फंडामेंटल फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं प्राइसेस के लिए सपोर्टिव भी नजर आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डाउनसाइड मोमेंटम हमको यहाँ पर ग्वार में देखने को मिलेंगे। और अगर कोई डिप्स मेजरली यहाँ पर देखने को मिलती हुई है टिल दी लेवल ऑफ 6100 और 6050 के आसपास तक के भी, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से। तो हमें लगता है कि 6050-6100 के आसपास की अगर प्राइस रेंज मिलती है तो वहां से एक बार बाय पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए ग्वार सीड में। और हायर साइड में हमें एक बार एक्सपेक्टेड है कि 6500-6700 तक के लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो 5880 के आसपास में एक सपोर्ट इस तरह का वहां पर इंटेक्ट। ओके, यानी डीप पर बाइंग के मौके देखने चाहिए। जो गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है इनको। नवनीत जी, अब आखिरी सवाल आपसे करेंसी मार्केट को लेकर, क्या डॉलर रुपये में क्या लग रहा है अब आगे आपको?
है कि बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से रुपये में एक नरमी का माहौल देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में फिर से थोड़ा सा रिवर्सल है, इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है और डॉलर में थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है उसका इम्पैक्ट रुपये पे नेगेटिव आना चाहिए। 75.10 75.40 तक के चाल मुझे लग रही है, यार यहाँ से 1% के आसपास का डेप्रिसिएशन रुपये में अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन के बायस के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र।